वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे अमेरिका की। हार्डेस्ट हिट है इस वक्त कोरोना से अमवात वहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, वेंटिलेटर्स वहाँ पर कम पड़ गए। इनफैक्ट अब वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब तक आप सरवाइव कर सकते हैं आप घरों में रहें, अनलेस आपको वेंटिलेटर रिक्वायर्ड हो, आपकी हालत क्रिटिकल हो जाए तब आप हॉस्पिटल हैं, अदरवाइज स्टे एट होम बिकॉज हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद नहीं है। और वहाँ पर जो अस्पताल अमला है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये सब कुछ बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं। शोबा सेहत से जो लोग वाबस्ता हैं उनको अपना काम करने में बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो कोरोना से इस लड़ाई में वो पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं है, असलहे से लैस हैं या नहीं है, या बिना ज़रा बख्तर के ही जैसे फ़ौजी को मैदान जंग में जाना पड़े वैसी सिचुएशन है। हम ज़रा इसके ऊपर ही आज बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे स्प्रेड हुआ अमेरिका में और कैसे अवेयरनेस का पैगाम लोगों तक पहुंचा या फिर पहुंचाना है, इस सभी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मरियम बाकर हमारा साथ देंगी अब इस सब में। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका और समा टीवी का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती चली गई। अमेरिका में एक के बाद एक केसेस बढ़ते चले गए, तो पहले मोहतात नहीं थे। एक तो इसकी ये भी बड़ी वजह है कि वहाँ पर उन्होंने उसको चाइना वायरस का नाम दे दिया, कोरोना को जो है ना वो कोई साजिश समझा। शायद ये भी थोड़ा सा एक रीज़न था। पहले इसके ऊपर आप हमें जवाब दे दीजिए, फिर हम दीगर सवाल भी करेंगे। नहीं, साजिश का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन होता सिर्फ ये है कि जब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये वायरस क्या कर सकता है, जब आपने कुछ देखा नहीं है, आपके सामने कुछ हुआ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये तो एक फ्लू ही है। फ्लू जो है जो हर सर्दी में आता है। तो शुरू में काफ़ी हफ्तों तक इस वायरस को फ्लू के तौर पे माना जाता था, क्योंकि हमारे सामने हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं था। इटली में चीज़ें हो रही थी, लेकिन चूँकि आई थिंक इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आपकी आंखों के सामने जब तक कुछ नहीं हो रहा होता, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस शिद्दत से इस वायरस की सूजन जो है आपके फेफड़ों तक पहुंच सकती है और किस शिद्दत तक जो है हम जा पाएंगे, ये हम में से किसी को पता नहीं था। और बस आई थिंक उसी वजह से जो है हम जो है एंटिसिपेट नहीं कर सके, और जब तक हमें अंदाज़ा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए आपकी इस गुफ्तगू से। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, कहते हैं कि कोरोना वरोना कुछ है नहीं है, कुछ होगा नहीं। तो प्लीज़ आपका जो मैसेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये प्लीज़ बताइएगा, इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में, वैसे तो पूरी दुनिया में, बट बिकॉज आप अमेरिका से इस वक्त जो हमें ज्वाइन आपने किया है, तो मैं अमेरिका के हेल्थ वर्कर्स की बात कर लेता हूँ। ड्यूटीज़ आर टफ, रूटीन बहुत टफ है। इवन ये जो फुटेज हम इस वक्त देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, मास्क के निशान पड़ गए। दैट मीन्स कि उन्होंने इतने लंबे अर्से तक वो मास्क पहने रखा। और कुछ नर्सेज की हमने अमेरिका ही से कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें वो बाकायदा रो रही हैं और वो कह रही हैं कि आराम छोड़ दीजिए, घर वालों को देखना छोड़ दीजिए, हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए सामान नहीं है और हम मरीजों को बिलखता हुआ तड़पता हुआ नहीं देख सकते। कुछ हमें ना अब इस चैलेंज के बारे में बताइएगा। तो चैलेंज तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मेरा जो है ताल्लुक वो इंटरनल मेडिसिन से है। इंटरनल मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और आईसीयू, ये 3 मेडिसिन की ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो प्रेडोमिनेंटली जो कोविड को ट्रीट करती हैं। तो शुरू में जब हमारे पास केसेस आने लगे तो हम ही लोग उनको देख रहे थे, लेकिन आहिस्ता हमने ये देखना शुरू किया कि केसेस जो हैं वो बेतहाशा बढ़ने लगे, हमारे काबू से बाहर आने लगे। इतना कि हमारे हॉस्पिटल में फिर लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि अब जो है चूँकि हमारे पास डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के जितने भी सर्जन्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों को मरियम साहब प्लीज़ बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और थोड़ा सा मुझे ये भी प्लीज़ बताइएगा कि अमेरिका में जो तरीका इलाज है, क्योंकि ज़ाहिर है हम उस पर भी बात करना चाह रहे थे आपसे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, एंटीबॉडीज से इलाज हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो इस वक्त किए जा रहे हैं? पहले तो मैं अपनी बात में मुकम्मल कर लूँ कि केसेस जो हैं फिर बेतहाशा बढ़ने लगे, और उस वक्त आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, लेकिन मुल्क में डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए इनफ मास्क नहीं थे, इनफ गाउन्स नहीं थे, इनफ ग्लव्स नहीं थे, चीज़ों की कमी पड़ रही थी। तो दवाओं का ये है कि इस वक्त देखें, दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक ऐसी दवा, ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ना कोई और दवा, ना कोई वैक्सीन, ना कोई एंटीबॉडीज़, इनमें से ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ इस वक्त नहीं है
जो कि आप ट्रूली FDA अप्रूव कह सकें और आप कह सकें कि हाँ ये काम करती है। ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ लोगों में शायद काम कर रही हो, लेकिन अगर वाकई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मैजिक दवा होती तो इस वक्त हमारे सारे मरीज जो ICU में हैं वो चल के बाहर जा रहे होते। तो हम बात करें कि अमेरिका में मैसिव टेस्टिंग हो रही है, तो अमेरिका में मैसिव टेस्टिंग आखिर किस तरीके से हो रही है? यानी सिर्फ PCR मशीन के तहत टेस्ट हो रहे हैं या कि IgG टेस्ट भी हो रहे हैं? राबता बहाल हो गया है। मरियम साहिबा, मैं चाहता हूँ टेस्टिंग पर एक कमेंट कर दीजिएगा। अमेरिका इज डूइंग मैसिव टेस्टिंग, हाउ? ओनली PCR या IgG टेस्टिंग भी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है? लेकिन शुरू में हम ये कर रहे हैं कि जब हमारे पास मरीज आ रहे हैं हम उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज़रूर दे रहे हैं, इवन दो इसकी अभी भी कोई ऐसी तहकीक नहीं आई है जिसके लिए मैं कह सकूं कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक मैजिक दवा है। लेकिन चूंकि ये ऐसी दवा है जो कि हमें लगता है कि शायद कुछ लोगों पे काम करे, क्योंकि हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ हद तक पता है और हमें कुछ हद तक अंदाज़ा है कि शायद ये काम करे, तो हम अपने हर मरीज़ों को ये दवा दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि पिछले 4 से 6 हफ्ते में ये ज़रूर है कि हमने कई लोगों को घर पे डिस्चार्ज किया है और तकरीबन मेरे हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल हमने 400 के करीब लोगों को घर भेजा है। लेकिन जिस किस्म का पिछले 4 से 6 हफ्ते में मैंने जिस किस्म की शिद्दत के मनाजिर देखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ और मैं अपनी नींद से नहीं जागी हूँ। चूँकि न्यूयॉर्क में हम लोगों ने इन जनरल सब ने मिलके हम सब इसमें शामिल हैं, हमने इस वायरस को सीरियसली नहीं लिया। हम नहीं तसव्वुर कर पा रहे थे कि ये क्या कर सकेगा, तो हमने जो ज़रूरी इक़दाम थे वो टाइम पे नहीं इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से ये हुआ कि बहुत देर हो गई और उसके लिए और उसका जो मंज़र है वो हमारे सामने था कि 4 से 6 हफ्ते में हमने कोई बेतहाशा लाशें अपनी आंखों के सामने देखी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है जो मेरी अपनी उम्र के थे। तो ये तो हम कहते हैं कि हाँ ज़रूर कि बुज़ुर्ग लोग हैं और जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो है वो मुझ जैसी उम्र के लोगों के लिए ख़तरनाक साबित नहीं हो सकता। ICU में मेरी उम्र के लोग मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने ये देखा है कि रातों रात हमारे हॉस्पिटल में जो मुर्दा खाना था उधर लाशें रखने की जगह नहीं थी और रातों रात जो है वो हमारे हॉस्पिटल ने और न्यूयॉर्क के कई और हॉस्पिटल्स ने फ्रीज़र के लाशें फ्रीज़ करने के ट्रक खरीदे, क्योंकि उनको लाश रखने की हमारे पास जगह नहीं थी। आप तसव्वुर करें कि हम सुबह 6:30 बजे अगर अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला मंजर जो दरवाजे के बाहर हम देख रहे हैं अस्पताल के, वो ये है कि एक फ्रीज़र का ट्रक खड़ा हुआ है और हम इस सिनेरियो में जाके काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत मुश्किल था और जैसे मैंने बताया कि बेचारे मरीज़ों को तड़पता हुआ देखना, और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरे लिए पर्सनली जो बहुत ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का ज़रिया थी वो ये था कि इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी की वजह से मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स को हस्पताल में आने की इजाज़त नहीं मिली। ज़ाहिर है हमारा दिल टूटा इस पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये पॉलिसी ज़रूरी थी क्योंकि हम घर वालों को नहीं आने की इजाज़त दे सकते थे। तो उसके बाद जो हमने देखा वो ये देखा कि ये जो लोग बेचारे मर रहे हैं, जिनके लिए हम बिल्कुल हेल्पलेस पड़े हुए हैं, अपनी ताकत में जो कुछ था हमने करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको हम नहीं बचा सके। वो हमारी आंखों के सामने मरे और वो अपने प्यारों के बगैर मरे। उनके इर्द गिर्द कोई उनका ख़ानदान वाला, कोई उनका फ़र्द, कोई उनका दोस्त नहीं था जो उनको एक आखिरी दफ़ा चूम सके या एक आखिरी दफ़ा उनको गले लगा सके। मैंने ऐसे लोगों की मौत अपने सामने विटनेस की है, जिसको मैं वीडियो कॉल पे फैमिली को दिखा रही हूँ। तो बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल है ज़ारा, ये सुनना इतना पेनफुल है। तो आपने तो इसको एक्सपीरियंस किया, आपने तो इसको देखा है और इसीलिए हम दोबारा से जी बिल्कुल, और इसको डिस्क्राइब करने का मेरा मकसद ये है कि मैं चाह रही हूँ कि जो गलती न्यूयॉर्क में हुई है वो कहीं और ना हो, वो कहीं और ना हो, नॉट जस्ट पाकिस्तान, वो कहीं पर भी ना हो। हम इसको सीरियस लें। बढ़ते हैं आगे, एक अच्छी खबर है हमारे पास। पाकिस्तान के मारूफ पॉप सिंगर सलमान अहमद
बीमार थे, अब सेहतयाब हो गए, शिकस्त दिए कोरोना को, वो 14 दिन आइसोलेशन में रहे हैं म्यूजिक के साथ रहे। एग्जैक्टली ज़ाहिर है वो म्यूजिक के साथ रहे और म्यूजिक ने उनको बड़ी एनर्जी दी है। रेमेडी थी उनके लिए, ये बड़ी अच्छी रेमेडी थी उनके लिए भी और उनके मद्दाहों के लिए भी जो अदरवाइज स्ट्रेस में है। मुकम्मल सेहतयाब माशाल्लाह हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि आज फिर ज़रा उनसे बात की जाए। पहले तो हमें जब उन्होंने ज्वाइन किया हमने बात की कि आइसोलेशन टाइम कैसे गुजरा, लेकिन अब जरा पूछ लेते हैं ये जो 14 डेज का पीरियड था ये कैसा गुजरा। ज़ाहिर है म्यूजिक के साथ तो गुजरा। सलमान भी गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, थोड़ा सा बताएंगे इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी 14 डेज के इस आइसोलेशन पीरियड में आपको स्ट्रेस तो नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर आपने क्या किया? जी बहुत अहम सवाल है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, बहुत अजीब बीमारी है कि ना सिर्फ आपके शरीर पे इसका असर होता है, यानी कि जिस्म में दर्द, सर में दर्द, अपना गला खराब, नज़ला और शदीद कमज़ोरी महसूस होती है कुछ दिनों पे। साथ में इसका एक नफ्सियाती भार भी आता है। वो इसलिए कि 24 घंटे सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सिर्फ कोरोना की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन जाएं सिर्फ कोरोना की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे जाएं सिर्फ कोरोना की बात हो रही है। तो इसका मैंने मुकाबला इस तरह किया, जो नफ्सियाती इसका जो है, 2-3 चीज़ें की। एक तो मैंने मौसीकी का सहारा लिया कि एक तराना जो है वो कंपोज किया, तुझे सलाम। एक्चुअली मैं पहले से कंपोज कर रहा था, लेकिन जब ये हुआ तो फिर उस पर पूरी तवज्जो के साथ मैंने किया और मैंने ये सोचा कि ये तुझे सलाम जो है नौजवानों के नाम एक पैगाम है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेरे जानने वाले हैं आर्टिस्ट नामवर, उनको एक दावत दूं कि आप भी अपनी आवाज़ शामिल करें मेरे साथ। तो ये तकरीबन 100 लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा है कि एक तराने के ऊपर 100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें सिंगर्स, म्यूजिशियंस, परकशनिस्ट, इंजीनियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, मतलब हर बंदा, आर्मी के लोग भी जो है हमारे मेजर साद एक आर्मी के हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की इसके अंदर। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट था और उसकी वजह से, क्योंकि मेरी तवज्जो इतनी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पर थी कि मेरे 14 दिन जो क्वारंटीन के थे वो ज़्यादा मुझे कोई नफ्सियाती दबाव नहीं हुआ। सलमान भाई, आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना? न्यूज़ चैनल्स सारे के सारे मत देखें, आप समा देख लें। हम लोग घबराना नहीं है और साथ में मालूमात भी होनी चाहिए इसके ऊपर, तो पूरी तरह से अमल पैर हैं, समा देखा करें आप। अच्छा चलिए ये बताइए, जो आपके फैंस हैं उनको आप क्या बताएंगे इस सिलसिले में ना, कोरोना से बचने के लिए उनको क्या पैटर्न्स, क्या हैबिट्स अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मैं कोरोना की गढ़ में हूँ, यहाँ न्यूयॉर्क में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फौत हो चुके हैं और 2 लाख या मेरे ख्याल में आज फिगर पता नहीं क्या है, लेकिन 2 लाख से ऊपर केसेस हैं सिर्फ न्यूयॉर्क के। और इधर अगर आप मास्क ना बाहर पहन के जाएं तो $1,000 का फाइन कर देते हैं यहाँ की जो पुलिस है। तो सदर ट्रंप ने कहा कि ये एक मजाक है, कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं। तो उसकी वजह से ही अमेरिका में सबसे ज्यादा जो फौत हुई है कोरोना से वो अमेरिका में हुई है, क्योंकि यहाँ की जो क़यादत थी उन्होंने लापरवाही शो की। तो पाकिस्तान में आप ये ना करें। मैंने जिस तरह, जैसे मुझे पता चला, मैंने अपने आप को महदूद किया। मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथ जो है 5-6 दफ़ा साबुन लगा के 20 सेकंड इंतज़ार करके मैंने हाथ बहुत दफ़ा दिन में धोए। ठीक है, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिला जाके, अपने बच्चों से नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, इसी से ही हम मुकाबला कर सकेंगे। ये जंग है, कोरोना के खिलाफ आपको यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन लाना होगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ मेरी अपनी सेहत नहीं है, मैंने अपने बुजुर्गों को भी बचाना, इसलिए भी मैं मास्क पहनता हूँ और मैं अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी बचाऊंगा। तो इसको आसान ना लें आप। ये जो जितना ज़्यादा अपने आप को बचाएंगे उतनी ज़्यादा ये जो कर्व है वो फ्लैटन होगी। ठीक है, देखिए आप खुद गिला कर रहे थे कि सिर्फ कोरोना हो रहा है। चले हम मजीद कोरोना पर बात नहीं करते,
लेट्स चेंज द टॉपिक एंड द मूड। गुनगुना दें जो गाना आपने तैयार किया है। नया दिन के नाजरीन, आप इसको मैं अभी आपसे शेयर करूंगा ये गाना और आप कर लें, लेकिन क्योंकि मेरी हालत जो है वो इतनी अच्छी इस वक्त नहीं है, तो मैं आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है, जिसके लिए तकरीबन 100 लोगों ने हिस्सा लिया, वो मैं चले ठीक है, ऐसे ही सही, जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। एनीवेज बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, सेहतमंद रहिए और जिस तरह जो गुड प्रैक्टिसेस आपने अपनाई वो हम सबको अपनानी, नो मैटर हम क्वारंटीन में, नो मैटर हम आइसोलेशन में, नो मैटर हम सोशल डिस्टेंसिंग में, लेकिन हमें लाजमी वो एहतियात बरतनी है। एनीवेज आपको एक जुमला याद है, मारो मुझे मारो मुझे मारो मुझे, याद आया? नहीं याद आया? आ तो गया है। हाँ ये तो खैर जुमला था मोमिन साकिब, लेकिन हम उनके भाई की बात करेंगे बिलाल बिन साकिब। और बिलाल का कमाल क्या है ना, ये हम आपको आज बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वापस आए ना, ब्रेक लेना है। हाँ, ये पहिए की कहानी है क्या, जानी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के देही इलाकों की खवातीन की मुश्किल दूर करने वाले बिलाल बिन साकिब फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 एंटरप्रेन्योर की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। हम सब मुबारकबाद भी देते हैं उनको और उनकी जो काविश है इस पर। ज़ाहिर है हमने पहले भी उनसे बात की थी इसी शो में। मोमिन साकिब बिलाल साकिब ने जब हमें ज्वाइन किया था, तैयबा नाम से प्रोजेक्ट है, H2O व्हील, यानी एक ऐसा पहिया जो कि खवातीन को सपोर्ट कर रहा है कि पानी भरें और आराम से लेकर जाएं, फिर वो बड़ा भारी मटका उठाकर एग्जैक्टली ले जाना नहीं पड़ता। तो हमें ज्वाइन किया है बिलाल बिन साकिब ने लंदन से और वी हैव मोमिन साकिब फ्रॉम लाहौर। बिलाल, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं बिकॉज ज़ाहिर है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एक तो एफर्ट बढ़ी और फिर उसके बाद में उसको माना भी बड़ी जगह पर गया। कैसा फील कर रहे हैं और आगे क्या करना है, कितनी मोटिवेशन बढ़ी है सबके बाद में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रही हैं। एक मोमेंट मिला है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं एक ग्लोबल लैंडस्केप में, क्योंकि एशिया में से बिल्कुल 30 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उसमें नाम आया है। मोटिवेशन एज सच मिल जाती है, ऐसी चीज़ें मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जब तक आपका पर्पस बड़ा क्लियर और डिफिनिटिव हो तो आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, और मोटिवेशन आपकी मुझे लगता है फिर ऊपर से आती है और अंदर से आती है। ये बाहर की चीज़ों से इतनी फर्क नहीं पड़ता। बेशक। और ये भी बताइएगा, अब आजकल तो अब आपको जो है ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशली कनेक्ट रहना है, ये सब कुछ करना है और साथ में जो अच्छा काम आपने सोच के रखा है उसको भी करना है, ये सब कुछ आगे लेकर जाना है। फी ज़माना क्या कर रहे हैं? बिल्कुल घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, या इस सिलसिले में थोड़ा सा एक्टिव हैं आप? नहीं, जिस तरह की हमने आपको पता है हम वैसे तो बैठ नहीं सकते, तो हमने यूके में एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे हम अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सेज को फ्री खाना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ बंद है। यहाँ पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है कोरोना का। तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया 1 मिलियन मील्स, जो कि डेविड बेकम ने सपोर्ट किया है। हमें बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी तरफ से भी ईमेल आई है। तो ये मोमिन और मैंने मिल के 2 और लोगों के साथ शुरू किया है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। हम यहाँ पे तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अस्पतालों में यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज को खाना दिलवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। तो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त टाइम है। जिस तरह अल्लाह भी कहता है कि विद एवरी डिफिकल्टी कम्स ईज, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त है। विद एडवर्सिटी कम्स अपॉर्चुनिटी। तो आप किस तरह देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? तो अभी भी ये टाइम है रिफ्लेक्ट करने का, देखने का कि यार हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारी जिंदगी कैसे जा रही है, क्या लिविंग द सेम वीक अगेन एंड अगेन सही जो हम कर रहे थे, इज दैट रियली लाइफ? तो आई थिंक ये एक बड़ी ब्लेसिंग है बैठ के सोचना और कॉन्टेम्पलेट करना। एग्जैक्टली, बैठ कर सोचना कि अब हमें क्या करना है और क्या कुछ करना चाहिए था जो हम कर नहीं पाए अपनी मसरूफियत की वजह से। मोमिन, आप भी मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आप दोनों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था ये H2O व्हील्स। इस वक्त भी चल रहा है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है साइल तो हैं बट एट द सेम टाइम रूरल एरियाज़ हों, वो सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, वो कहीं के भी हों, वहाँ पर इस तरह फैसिलिटेट करना वो तो हर वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी हमारी जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी व्हील्स की, वो तकरीबन 1.5 महीना पहले हमने खुद जाके थरपारकर पे जाके ये व्हील्स बांटे थे। जो व्हील्स हैं वो तो 24/7 ही मदद कर रहे हैं उन फैमिलीज की। तो इटसेल्फ तो व्हील्स हम क्योंकि 5000 से ज्यादा बांट चुके हैं, तो वो तो मदद कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम तैयबा की जो हमारी टीम है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है
उस सब पे तो काम हो ही रहा है। और मोर देन दैट, मैं बिलाल भाई की बात को आगे ले जाते हुए यही कह दूं कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग करने का तो इस वक्त कहा गया, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंसिंग मत कर लें, जिसका मतलब हम अपना एहसास उस इंसान के लिए मत मार दें जिसको हमारी जरूरत है, जिस तरह की डेली वेजेस वाले वर्कर्स और बहुत से लोग जिस लॉकडाउन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम घरों में बैठ के भी जिस भी अपनी कैपेसिटी में जिस तरह भी उन लोगों की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए कि कोरोना के दौर से जब हम बाहर निकले, हम एक नया स्किल सीख के निकले, एक बेहतर इंसान बन के निकले, क्योंकि हमें वक्त अल्लाह ताला ने दे दिया और हम हर वक्त रोते रहते हैं वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। अब अल्लाह ताला टाइम देते हैं तो इसको हम बहुत सी अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप लोगों के साथ तो वैसे ही हमारा एक क्या दोस्ती का रिश्ता आपको पता ही है, आप लोगों को तो वैसे ही अब बात करते मुझे होता है यार, ये तो आपको पता ही है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जुमला आजकल जब भी बात करते हैं ना कोरोना कोरोना, तो बहुत कम लोग इसका इंतखाब करते हैं कि जब हम कोरोना से बाहर निकलेंगे। एक तो ये कि उम्मीद बहुत है इस बात में, अल्लाह करे कि ऐसे हो जाए, जल्द हो जाए। दूसरे ये कि सारी दुनिया को अपनी प्रायोरिटीज नए सिरे से सेट करनी पड़ेंगी। मोमिन, हमको अपने आप को, पूरी मखलूक को बचाना है, इस अर्थ को बचाना है। हमने अभी तक रिसर्च हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत गलत करके रखा हुआ था। तो ये दुनिया की प्रायोरिटीज अब क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अब टाइम, इवन तो क्लाइमेट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज डिफरेंट चीज है इस डिजीज से, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि जो प्लेनेट अर्थ है ना, जब ये नाराज हो जाता है ना तो फिर एक दफा सब बंद हो जाता है। जिस तरह हम देखें इस वक्त दरख्त हैं वो ठीक है, इंसानों को वक्त डाल गया, तो हमें इसके बाद अपनी प्रायोरिटी सीधी करनी होगी और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, ताकि हम मिल के इंसान, क्योंकि देखिए सारे एशिया यूरोप सब अपनी जगह इस वक्त इकट्ठे सब बंद हुए हैं। वायरस ने नहीं देखा कौन किस मुल्क का है, कौन क्या है, उसने सब ह्यूमैनिटी को अटैक किया। तो आई थिंक एज ह्यूमंस हमें मिलके काम करना होगा प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए। और दूसरी बात, दुनिया की प्रायोरिटीज, मुझे लगता है दुनिया अब कभी सेम नहीं होगी। दुनिया कोरोना के बाद टोटली डिफरेंट तरीके से चलेगी। यूनिवर्सिटीज आप कह लें, जो यूनिवर्सिटीज ने 10-15 साल बाद एक चीज करनी थी इन टर्म्स ऑफ सब कुछ ऑनलाइन लेके जाना, वो आज से शुरू कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस वक्त, अपॉर्चुनिटी मिल गई है एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी को यूज करने की। और मैं बताऊं, लोग अक्सर न्यूयॉर्क से लंदन फ्लाई करते थे एक मीटिंग करने के लिए, अब उनको जब फोर्स किया गया ना, जिस तरह यहाँ हम स्टूडियो में होते, अब पहले भी आप करते थे, लेकिन अब सारी गेस्ट्स को आप ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ये एक फोर्स्ड वे में जब आपको टेक्नोलॉजी और अपने आप को चेंज करने का जो है ऐसे ही मोमेंट अभी हमने कुछ दिन पहले देखा। इवन अगर मैं पाकिस्तान की कुछ एग्जांपल्स कोट करूं तो जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो भी इसको यूटिलाइज कर रहा है कि जो समाअत है वो ऑनलाइन हो रही है, अपलोड भी हो रही है, और हमारी काबीना की अगर मीटिंग हो रही है या पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग हो रही है तो वो भी ऑनलाइन हो रही है। अच्छा मोमिन, बहुत लोग परेशान हैं घरों में, जो है बहुत परेशान है। जब आप साथ हो तो हम चाहेंगे कि आपका जो एक सार्कास्टिक सा अंदाज है ना, उससे हम थोड़ा सा लोगों को महसूस भी करें। ये वक्त है लोगों को थोड़ा सा ना महसूस करने का भी। और अगर आप चाहें ना तो आप अपने स्टाइल में उन पाकिस्तानियों को एड्रेस कर सकते हैं जिन्हें अभी भी ऐसा लगता है कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो बाहर के लोगों की बातें हैं या शायद किसी की साजिश। दोनों मिलकर भी करते हैं, बड़ा मजा आता है आप दोनों जब गुफ्तगू करते हैं इस तरह की। नहीं, उससे जल्दी से 5 सेकंड में, मुझे पता है टाइम आपके पास बहुत कम है। इस कोरोना के दौर में भी एक खुशी तो मुझे चले मिल गई, पाकिस्तान को मिल गई बिलाल भाई का फोर्ब्स के थ्रू। तो कहने का मकसद ये, हर दौर में अल्लाह ताला कोई खुशी जरूर दे देता है हम पाकिस्तानियों को, ये मैंने नोटिस किया है। दूसरी बात, ये मैंने वीडियो बनाई थी आज से कुछ 4-5 हफ्ते पहले, कोई मुझे हमारा जानने वाला डॉक्टर था फैसलाबाद में, वो बता रहा था जब नया कोरोना का पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आया, इर्द गिर्द से बंदे देखने चले गए पेशेंट को, कोरोना का पेशेंट हो। वो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने यार कैसी वहां में, अल्लाह माफ करे, इनको कहा है कि भाई ये दूसरे से दूर हो, ये देखने जा रहे हैं, ओ म्यूजियम थोड़ी आप देखो पिकनिक बनाने जा रहे हो आपके, भाई हम देखें कोरोना का पेशेंट कैसे होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से आप लोग दूर रहो, क्योंकि इसी में, वरना आप काफी हो। अगर आप एक मर्डरर नहीं बनना चाहते, अगर आप दूसरों की जान बचाना चाहते हो, कुछ किए बगैर, इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। कुछ किए बगैर घर बैठ, इससे बड़ा। और कुछ लोगों को तो आदत है, मेरे बड़े दोस्त हैं जो सालों से घरों से बाहर नहीं निकले, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा तुसी पहला किधर निकले हो, यूनिवर्सिटी में
दोस्त यूनिवर्सिटियों में हमारे साथ कभी क्लास भी नहीं गए, सोते रहते थे सारी दिहाड़ी कमरे में। अब उन मैं तुसी पहले कभी बाहर निकले हो, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो। जो बेचारे जो घर पे हैं, पढ़ो लिखो, अच्छी चीजें सीखो, अच्छे लोगों से बात करो, नया दिन में एंजॉय वगैरह करो, और बिलाल भाई को फोर्स वाली एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, मैं ना यही पूछने चाह रही थी मोमिन आपसे, तो आपने इसको एड्रेस कर दिया। बिलाल क्विकली आप भी बता दीजिएगा, एक नौजवान को, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान को, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो जितना सारा डेटा उसके पास में इंटरनेट पर है ना, बस उसको सर्फ नहीं करना, उसको सही मायनों में रिसर्च करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये कोरोना के पॉइंट पे मैं आपको कहूंगा कि ये मुझे लगता है ये ट्रायल है कवर का, कि जिस तरह ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर बंदा अलग अलग हो गया, तो ये एक बड़ा जबरदस्त मौका है कि बंदा अपना दीन और दुनिया दोनों के बारे में सोचे। और अब तो आगे वैसे भी रमजान आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा दुआ कर ले। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है अगेन हमारे पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, और अब प्रीटी मच मुझे लगता है कि जिसने कुछ सीखना है, कुछ करना है, वो बेशक पाकिस्तान में बैठा हो, बेशक युगांडा में बैठा हो, बेशक यूके में बैठा हो, उनका एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन को वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, क्या वो अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे वेस्ट करते हैं, या वो ऑनलाइन इस वक्त जाके रिसोर्सेज, स्किल्स और नए एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं जो आगे जाके उनको एक बेटर इंडिविजुअल बनाएंगे। एक्सक्यूज कोई नहीं है, एक्सक्यूज कोई नहीं है अब। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों हमारे साथ थे। खदशा ये है कि जून तक बुलंद तरीन सतह पर कोरोना पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, स्टैट्स इस तरह के आने लग जाएंगे, ये खदशा है। तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक हमें इस सिलसिले में तैयार रहना होगा। क्या कुछ है माहौल, कितने सारे सवाल हैं मेरे आपके जहन में, हम ये सारे के सारे सवाल रखेंगे आज शाह महमूद कुरैशी साहब ही के सामने, क्योंकि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है। तो शाह साहब थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, खलीजी अरब ममालिक, यहाँ पर लाखों पाकिस्तानी हैं रोज़गार के सिलसिले में, वहाँ पर बस भी गए, अब उनके बहुत सारे मसाइल हैं कि जो सामने आ रहे हैं। सिफारत खाना कैसा किरदार अदा कर रहा है, क्या कर रहा है, और बहुत सारे ममालिक ने तो नौकरियाँ भी ख़त्म कर दी। तो अब जब ये वापस आएंगे, इनके घराने पूरे वापस आएंगे, फिर क्या होगा, वो लोग क्या सोचें, आम आदमी क्या सोचे? देखिए, खलीजी ममालिक में हमारी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो वहाँ रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर तरसील करते हैं। हमारे मुँह से नहीं, हमें कदर मंजिलत है, और हम ये भी जानते हैं उनमें से बहुत से फंसे हुए हैं जो वापस आना चाहते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो ले ऑफ कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ कारोबार जो है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ है, लॉकडाउन की कैफियत है, तो वो वापस आना चाहते हैं। और हम हद वसा कोशिश कर रहे हैं कि वे खैरियत से, सेफ तरीके से, बाइज्जत तरीके से हमको वापस ले आए। इसके साथ साथ आपके सामने है कि इस वक्त पूरे गल्फ ममालिक, जिसमें हमारी बहुत बड़ी तादाद है, वो अब ऑयल की प्राइसेस, उनका इन्हिसार तेल की कीमतों पर है। उनका जरिया है जो आमदनी है, उसका बहुत बड़ा इन्हिसार तेल की पैदावार पे है। तेल की कीमतें गिर गई हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें गिर गई हैं, तो उनकी आमदनी, उनकी मईशतें मुतासिर होंगी, और अगर होती हैं तो बहुत से लोग बेरोजगार हो सकते हैं, उसका इम्कान मौजूद है, और वो शायद वापस आने की तरफ रुजू करें। तो उसके लिए हमें सोच विचार करनी है, हमने देखना है कि हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारे पर माशी दबाव बिल्कुल है, पूरी दुनिया पर है, सिर्फ हम पर नहीं है। वर्ल्ड बैंक, IMF का तज्जिया है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सुकड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी होगा। हमारी बरामदात पे हो चुका है, हमारी रेमिटेंस पे हो चुका है, और अगर ले ऑफ्स होते हैं तो हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो भी मुतासिर होंगे। और अगर लोग वापस आना शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रेवेन्यूज जो है, जो मईशत का पहिया रुका हुआ है, तो रेवेन्यूज भी इफेक्ट होंगे। इंपोर्ट जब कम होती है तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी हमें उसका बोझ उठाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो उसका बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। शाह साहब, इमरान खान साहब ने भी बारहा ही कहा कि हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स उठा सकते थे हम वो उठा रहे हैं।
लॉकडाउन से मुतालिक बात करनी हो, उन्होंने फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने से मुतालिक बात करनी हो, टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो, जितना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने उससे मुतालिक बात हो, यानी कोशिश तो की जा रही है, कहा तो यही जा रहा है, फिर ये क्यों कहते हैं कि जून तक केसेस पीक पर पहुंच जाएंगे? खदशा क्यों है? जैसे जैसे आपकी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। एक नंबर 2, आप जहां भी देखें दुनिया में, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, तो ये इसका एक पीक करता है। तो हमारी जो पीक है वो तवक्को की जा रही है कि मई के आखिर में या जून के अवाइल में पीक करेगी। तो ऑब्वियसली अगर मई और जून में इसने पीक करना है तो केसेस बढ़ेंगे, हम बात भी बढ़ेंगे। अब ये फरमाइएगा कि एयरपोर्ट पर सख्ती होनी चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो फॉलो होने चाहिए, फिर टेस्टिंग होनी चाहिए, किस कदर बढ़ाई जाए और सारे के सारे मामलों को फॉलो किया जाए। क्या बता सकते हैं आप यौमिया क्या स्टेप्स हैं, या फिर चलिए हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आम आदमी इसी तरह से इसको समझ पा रहा है कि कुछ टेस्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पर, क्या वहाँ पर मेडिकल सहूलत है तो कितनी है, बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ एयरपोर्ट्स पे नहीं, एयरपोर्ट पे तो जितने लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, ये एक SOP तय हो चुका है कि जो भी बाहर से आएगा उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका 48 घंटे रखा जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा, जो नेगेटिव होंगे वो घर चले जाएंगे सेल्फ आइसोलेशन में। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कोई पॉजिटिव हुए तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए और दोबारा टेस्ट किया जाएगा। ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तय हो चुका है और उसके तहत हम फ्लाइट्स को रेगुलेट भी कर रहे हैं और लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको वापस ला रहे हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और बाकी भी जो हमारी टेस्टिंग एबिलिटी है, जब शुरू में बहुत कम थी, इस वक्त जो है वो हम पहले 3000 यौमिया की हमारी कैपेसिटी थी, लेकिन इसमें प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और इंशाअल्लाह मई में हमारी 20 से 30 हजार तक डेली टेस्टिंग की एबिलिटी हो जाएगी। यानी 20 से 30 हजार पर डे हम टेस्ट करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत ज़बरदस्त बात है, इससे भी आगे बढ़ना चाहिए, ज़ाहिर है हमें कंसिडरिंग आर पॉपुलेशन। शाह साहब ये बताइएगा कि SOP तो तय हैं, लेकिन जो फ़्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान, क्या हम फ़्लाइट्स बढ़ा रहे हैं? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस तरह से स्पीड अप करें कि मैक्सिमम पाकिस्तानी जो वापस आना चाहते हैं उनको हम लेकर आएँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछ लूँ कि इस हफ्ते कितने आए तो क्या स्टैट्स हैं? पहले जो हम ला रहे थे, हम क्योंकि हमारे पास जो टेस्टिंग फैसिलिटी महदूद थी, क्वारंटीन की कैपेसिटी भी हमारी महदूद थी, तो हमने और सिर्फ एक एयरपोर्ट पर सारा बोझ था, वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, क्वारंटीन एबिलिटी बढ़ गई है, एयरपोर्ट्स हमारे दीगर खुल गए हैं, मुल्तान का, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची। तो अब इंशाल्लाह हमारी जो वीकली पहले हम ला रहे थे 2000 के करीब, अब इंशाल्लाह हर हफ्ते हम 6 से 7 हजार तक लोगों को ला सकेंगे। मैं आपके चैनल का और नए दिन प्रोग्राम का बेहद मशहूर हूँ। रोजाना आप लोगों को आगाही देते हैं, आप लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों के मसाइल से आप हमें आगाह करते हैं और एक 2 वे कम्युनिकेशन का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, काबिले सत्ताइश है, काबिले तारीफ है। मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं, और मीडिया का कौमी यकजहती में, नेशनल कंसेंसस के मुरतब करने में, लोगों को एजुकेट करने में, अवेयर करने में जो आपका किरदार है वो बहुत अहम है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का मीडिया बिलअमूम ये किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, एक कौम बनेंगे तो इससे लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे, बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चे किस तरह कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ मैसेज भी दे रहे हैं, वो क्यूट से मैसेजेस आपको दिखाते हैं। यस, वेलकम बैक। आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होना है। ज़रा चांद ही के मामले पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सालों से तनाज़ा हम देखते चले आए हैं और अभी तो वजारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी भी ज़ाहिर है इसका हिस्सा है, क्योंकि वो पहले से बता देते हैं कि चांद नज़र आएगा या नहीं, चांद की उम्र है कितनी।
और क्या कल रोज़ा होने वाला है पेशावर में? एग्जैक्टली, यू नेवर नो। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो इसी अहम मामले पर आपसे हम बात करना चाह रहे थे। सर बहुत शुक्रिया। वक्का सर, क्या समझते हैं रमज़ान और ईद के चांद, इस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक होंगे? क्योंकि माजी में जिस तरह हमने देखा है कि 2 चांद नज़र आ जाते थे, एक पहले और एक बाद में, ये तनाज़ा कहीं दोबारा तो खड़ा नहीं हो जाएगा? अब तो वजारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी भी मैदान में है, वो भी बता देते हैं कि चांद की उम्र कितनी है और नज़र आने के चांसेस कितने हैं। हमेशा से महकमे मौसमियात के और स्पार्को के जो नुमाइंदे होते हैं वो रोयत हिलाल कमेटी में बैठे होते हैं और वो ताउन कर रहे होते हैं कमेटी के टेक्निकल इश्यूज़ पे। और अब तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से एक ऑफिसर जो है एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर उनको भी नॉमिनेट कर दिया है। हमारी यही कोशिश होती है कि जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उसको भी पूरा किया जा सके, और जो शरिया के और दीन हक़ के जो हिदायत हैं जो कि रुयत और शहादत है, उसको भी मलहूज़ नज़र रखा जाए और उसका भी अहतमाम हो। बाकी रही मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब का एक देरीना तनाज़ा है। फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के ज़माने से 60 से ये चला रहा है और कोई उसका मतलब है कि अभी तक एक मुस्तकिल हल निकला नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि दोनों एक पेज पे हो और वही ऐलान हो जो कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करती है। उसके लिए हम मुसलसल राब्ते में भी हैं सबके साथ। अल्लाह करे कि इस साल कोई ईद एक ही हो जाए और हमारी जो गुजारिशात हैं उन पे वो गौर फरमाएं। यानी सर अभी तक कोशिश की जा रही है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बढ़ते हैं आगे। कोरोना और लॉकडाउन ये गुर्बत और अफलास की कर्बनाक तस्वीरों को सामने ला रहा है। फैसलाबाद की एक सिख फैमिली किस तरह से मुस्तहिकीन की मदद कर रही है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुख की घड़ियाँ ज़रा कम हो जाती हैं, तंगी थोड़ी कम महसूस होती है अगर कोई आकर आपका हाथ थाम ले। कौन है जो ऐसा कर रहा है? ये सिख फैमिली क्या कर रही है, कितनी लगन के साथ कर रही है, आपको दिखाते हैं। कोरोना के बायस लॉकडाउन ने गुर्बत और अफलास की कर्बनाक तस्वीरों को उभारा है। ऐसे में एक सिख फैमिली किस तरीके से मुस्तहिकीन की मदद कर रही है, चलिए आपको दिखा दें। बाबा नानक जी का जो कॉल है कि गरीब दा मुंह गुरु दी घोलक है। अगर आप कुछ चंदा डालना चाहते हैं तो वो गुरुद्वारे में भी डालते हैं। आज ज़रूरत है कि गुरुद्वारे मस्जिदों से निकल के जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया जाए, वो भी अल्लाह की राह में हमारा चंदा है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। बताइएगा कि अखुवत और मोहब्बत का ये पैगाम कहाँ से मिला जिस पर इतनी लगन से कारबंद है आप? जब ये कोरोना वायरस का वबा फैली तो एक दिन दरवाजे पे नॉक हुआ और मैं जब गया तो एक साइकिल वाला बंदा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे उसने कहा कुछ खाने के लिए है, तो मैंने जैसे नॉर्मल कहता मैंने कहा जी कुछ नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और वह शॉक। सो वो इंस्पायरिंग टाइम था कि जब हमने ये सोचा कि लंगर को शुरू किया जाए। घर घर जाके मेरे बच्चे शुरू में करते थे, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसके बाद फिर कुछ लोग हमारे साथ, यूथ जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ देख लिए कि इस एरिया में 15 खाने हम लेके जाएंगे। फिर हमारे कनेडियन दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ हिस्सा दिया। फिर यहाँ के मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़कात में से पैसे दिए कि ये इसमें। सो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और ये 20 घरानों से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह हमारे पास 200+ फैमिलीज़ हैं जिनको ये खाना सर्व किया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं रोटियाँ पकाने में, ये पैकिंग करने में सर्व कर रहे हैं, ये वॉलंटरीली कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेवा का कॉन्सेप्ट जो है बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, जो हमारे यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, जो दुकानदार से उनसे पूछते हैं कि कौन से घर डिज़र्व करते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से घरों में जाना चाहिए। एक टाइम का खाना हमारे पास जाता है। दुख बहुत होता है जब हम किसी को इनकार करते हैं कि हमारे पास खाना खत्म हो गया।